नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवांशु तिवारी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ट्रेजिक जियोलॉजिकल इवेंट के बारे में जो 26 अगस्त 2026 को नॉर्दर्न नेपाल में हुआ, जिसने कुछ ही मिनट्स में एक हिमालयन वैली को लैंडस्केप में बदल दिया। आपने इस इवेंट के वीडियो शायद देखे होंगे। एक नैरो हिमालयन वैली और अचानक एक मैसिव ब्राउन कलर्ड सर्ज तेजी से डाउन स्ट्रीम आता हुआ। लोग जान बचाकर भाग रहे हैं। कार्स और दूसरे व्हीकल्स पावरफुल करंट के साथ मूव कर रहे हैं। रोड्स और ब्रिजेस डैमेज हो रहे हैं और बिल्डिंग को डेब्रिस हिट कर रहा है। लेटेस्ट अवेलेबल अपडेट के मुताबिक 95 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग मिसिंग हैं। रोड्स, ब्रिजेस और हाइड्रो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हैवी डैमेज हुआ। रेस्क्यू और असेसमेंट ऑपरेशंस भी अभी कंटिन्यू हैं, इसलिए कैजुअलिटी फिगर्स आगे चेंज हो सकते हैं। लेकिन इस डिजास्टर का सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इतना मैसिव फ्लड आया कहां से, क्योंकि इनिशियल वेदर इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इवेंट से जस्ट पहले ऐसी एक्सट्रीम रेनफॉल नहीं हुई थी जो इतने पावरफुल सर्ज को एक्सप्लेन कर सके। अगर आसमान से इतना पानी नहीं गिरा तो फिर रिवर अचानक इतनी डेंजरस कैसे हो गई? इसका जवाब हमें रिवर के नीचे नहीं बल्कि माउंटेन के बहुत ऊपर ले जाती है। नॉर्दर्न नेपाल और तिब्बत बॉर्डर के आसपास हिमालय टेरेन दुनिया के सबसे स्टीप माउंटेन एनवायरनमेंट से एक है। हाई एल्टीट्यूड पर ग्लेशियर, स्नो और अनस्टेबल रॉक स्लोप्स हैं और इनके नीचे नैरो वैलीज में रिवर रैपिडली डिसेंड करती हैं। अब सोचिए, अगर माउंटेन के बहुत ऊपर आइस और रॉक का एक इनॉर्मस मास अनस्टेबल हो जाए और सडनली उसका बड़ा पोर्शन कोलैप्स कर जाए, तो ग्रेविटी उस आइस, रॉक्स, ग्रेवल और सेडिमेंट्स को स्टीप वैली की तरफ एक्सेलरेट करेगी। जब ये मटेरियल रिवर चैनल में इंटर करता है तो रिवर का बिहेवियर कंप्लीटली चेंज हो सकता है। फिक्स असेसमेंट हाई एल्टीट्यूड आइस रॉक या ग्लेशियल कोलैप्स की पॉसिबिलिटी की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट साइंटिफिक क्वेश्चन है। ये इवेंट अभी बहुत रिसेंट है और साइंटिस्ट सैटेलाइट इमेजिनरी, सिस्मिक रिकॉर्ड, रिवर डेटा और फील्ड ऑब्जर्वेशन का कंबाइन करके एग्जैक्ट सीक्वेंस रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। इसलिए हमें कंफर्म फैक्ट और साइंटिफिक हाइपोथेसिस को अलग रखना होगा। अभी जो मैकेनिज्म सामने आ रहा है वो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, लेकिन हर डिटेल फाइनल नहीं हुई है। जब ग्लेशियर या आइस रॉक मास वैली में कोलैप्स करता है तो सिर्फ आइस नहीं गिरती, उसके साथ इनॉर्मस क्वांटिटी में रॉक, मड, ग्रेवल, सेडिमेंट और बल्डर भी मूव कर सकते हैं। ये मटेरियल रिवर चैनल को टेम्परेरी ब्लॉक कर सकता है और यहीं से डिजास्टर और डेंजरस हो सकते हैं। अगर रिवर ब्लॉक हो जाए तो अपस्ट्रीम साइड पर पानी एक्यूमुलेट होने लगता है। एक टेम्परेरी नेचुरल डैम या डेब्रिस ब्लॉकेज बन सकता है। फ्लो डेब्रिस के थ्रू चैनल क्रिएट करे या ब्लॉकेज स्ट्रक्चरली फेल हो जाए तो एक्यूमुलेटेड वाटर सडनली रिलीज हो सकता है। और जब ये रिलीज होता है तो डाउन स्ट्रीम सिर्फ वाटर नहीं जाता, वाटर के साथ मड, रॉक, ग्रेवल और बोल्डर भी मूव करते हैं। इसी वजह से एक रिलेटिवली लोकलाइज्ड माउंटेन कोलैप्स डाउन स्ट्रीम जाकर एक एक्सट्रीम डिस्ट्रक्टिव सर्ज में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। लेकिन एक बात क्लियर रखनी जरूरी है, अभी ये कंफर्म नहीं है कि एक स्पेसिफिक ग्लेशियल लेक बनी थी और उसी लेक के बीच से पूरा फ्लड जनरेट हुआ। टेम्परेरी ब्लॉकेज और सडन रिलीज की पॉसिबिलिटी स्ट्रांग है, लेकिन एग्जैक्ट मैकेनिज्म डिटेल इन्वेस्टिगेशन ही कंफर्म करेगी। इस डिजास्टर का एक कंफ्यूजिंग पार्ट अर्थक्वेक भी है। इनिशियल रिपोर्ट्स में अप्रॉक्सीमेटली मैग्नीट्यूड 4.4 अर्थक्वेक की इंफॉर्मेशन सामने आई थी। नेचुरली लोगों ने अज्यूम किया कि अर्थक्वेक ने ग्लेशियर को डिसस्टेबलाइज किया और उसके कोलैप्स के बाद फ्लड आया। ये एक्सप्लेनेशन इनिशियली रीजनेबल लगती थी क्योंकि हिमालय एक हाईली टेक्टोनिकल एक्टिव रीजन है, लेकिन बाद में सिस्मिक डेटा के एनालिसिस से पिक्चर चेंज हुई। यूएसजीएस के एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो सिस्मिक सिग्नल इनिशियली अर्थक्वेक के रूप में आइडेंटिफाई हुआ था वो लैंडस्लाइड या ग्लेशियल कोलैप्स से जनरेट हुई सिस्मिक एनर्जी हो सकती है। इवेंट को लेटर अप्रॉक्सीमेटली मैग्नीट्यूड 5.2 लैंडस्लाइड के कॉन्टेक्स्ट में इंटरप्रेट किया गया। ये डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिस्मिक वेव सिर्फ टेक्टोनिक अर्थक्वेक से नहीं बनती। अगर माउंटेन का मैसिव पोर्शन सडनली कोलैप्स करे और आइस और रॉक वायलेंटली ग्राउंड पर इंपैक्ट करे तो उस इंपैक्ट से भी ग्राउंड वाइब्रेशन जनरेट हो सकती है। सिस्मोमीटर उन वाइब्रेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसलिए किसी सिस्मिक सिग्नल का रिकॉर्ड होना ऑटोमेटिकली या प्रूव नहीं करता है कि टेक्टोनिक अर्थक्वेक ने लैंडस्लाइड ट्रिगर किया था। करंट इंटरप्रिटेशन सजेस्ट करती है कि सिस्मिक सिग्नल खुद लैंडस्लाइड या ग्लेशियल कोलैप्स से रिलेटेड हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि अर्थक्वेक का रोल एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल है, लेकिन करंट एविडेंस से ये एस्टैब्लिश नहीं होता कि टेक्टोनिक अर्थक्वेक इस डिजास्टर का ट्रिगर था। वीडियो को दोबारा देखिए, आपको ब्राउन कलर्ड वाटर का मैसिव सर्ज नजर आता है, लेकिन टेक्निकली उससे सिर्फ फ्लड कहना इनकम्प्लीट हो सकता है। इस फ्लो में वाटर के साथ इनॉर्मस अमाउंट में मड, ग्रेवल, रॉक्स, बोल्डर, आइस और सेडिमेंट्स मूव कर रहा हो सकता है। इससे हम डेब्रिस रिच फ्लड या डेब्रिस फ्लो टाइप बिहेवियर के कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हैं
नॉर्मल फ्लड्स में वाटर डोमिनेंट होता है, लेकिन जब वाटर के अंदर हैवी सेडिमेंट्स और रॉक्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो तो फ्लो की डेंसिटी और डिस्ट्रक्टिव पावर ड्रामेटिकली इंक्रीज हो सकती है। इसलिए व्हीकल सिर्फ पानी पर फ्लोट करते हुए नहीं दिखते, बल्कि पुश, रोल और कोलाइड होते हुए नजर आते हैं। बिल्डिंग्स को सिर्फ वाटर प्रेशर नहीं मिलता, उनके अगेंस्ट हैवी रॉक्स और डेब्रिस भी इंपैक्ट करते हैं। और ब्रिजेस के लिए सिचुएशन और डेंजरस हो सकती है, क्योंकि ब्रिजेस को पिलर्स के अगेंस्ट वाटर के साथ बोल्डर्स और सेडिमेंट्स कंटिन्यूसली हिट कर सकते हैं। इस इवेंट को समझने में टोपोग्राफी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सेम अमाउंट का वाटर और डेब्रिस किसी वाइड प्लेन में रिलीज हो तो फ्लो साइड में स्प्रेड हो सकता है और एनर्जी रिलेटिवली लार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। लेकिन हिमालय वैली नैरो होती है, दोनों तरफ से स्टेप माउंटेन्स वॉल होती हैं और फ्लो के पास स्प्रेड होने के लिए स्पेस कम होता है, इसलिए वाटर और डेब्रिस डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में कॉन्सेंट्रेटेड रह सकते हैं। डाउन स्ट्रीम जाते हुए फ्लो और सेडिमेंट्स पिकअप कर सकता है, यानी माउंटेन के ऊपर एक लोकलाइज्ड कोलैप्स डाउन स्ट्रीम जाकर मच लार्जर डिस्ट्रक्टिव इवेंट बन सकता है। इसी टाइप के प्रोसेस को कास्केडिंग हजार्ड कहते हैं, जहां एक हजार्ड दूसरे हजार्ड को ट्रिगर करता है। अगर अभी तक की साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग को एक सिंपल सीक्वेंस में रखें तो पॉसिबल चेन को कुछ ऐसे हो सकती है। हाई हिमालय रीजन में आइस रॉक मास अनस्टेबल हुआ, उसका एक बड़ा पोर्शन सडनली कोलैप्स हुआ, आइस रॉक और डेब्रिस स्टीप वैली में नीचे आए, ये मटेरियल रिवर चैनल में एंटर हुआ और रिवर को टेम्पररी ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता था। अपस्ट्रीम साइड पर वाटर एक्यूमुलेट हुआ, ब्लॉकेज इवेंचुअली फेल हुआ या फ्लो ने उसे ब्रीच किया। वाटर, मड, सेडिमेंट, बोल्डर और डेब्रिस का पावरफुल सर्ज डाउनस्ट्रीम मूव हुआ। नैरो वैली ने फ्लो को कंफाइंड रखा और इसी वजह से डिस्ट्रक्टिव एनर्जी सेटलमेंट्स, रोड्स, ब्रिजेस और हाइड्रो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंची। यानी ये सिर्फ एक सिग्नल हजार्ड नहीं था, बल्कि मल्टीपल कनेक्टेड जियोलॉजिकल प्रोसेस की चेन हो सकती है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये भी है कि हिमालय वैलीज में सेटलमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर रिवर के आसपास ही क्यों डेवलप होते हैं। रीजन सिंपल है, वैली फ्लोर्स रिलेटिवली एक्सेसिबल होती हैं, रोड्स बनाने के लिए प्रैक्टिकल लोकेशन होती हैं, ब्रिजेस रिवर को क्रॉस करने के लिए बनने ही हैं और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को रिवर वाटर की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ एक आयरनी है, जो जगह ह्यूमंस के लिए प्रैक्टिकल होती हैं वही जगह नेचुरल फ्लड और डेब्रिस पाथवे भी हो सकती है। इसलिए डिजास्टर रिस्क सिर्फ हजार्ड की पावर पर डिपेंड नहीं करता, रिस्क इस बात पर भी डिपेंड करता है कि हजार्ड का पाथवे क्या है और उस पाथवे में कितने लोग और कितना इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। इस डिजास्टर से एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सामने आती है और वो है अर्ली वार्निंग। रेनफॉल ट्रिगर्ड फ्लड में रेनफॉल गॉजेस, वेदर रडार और रिवर मॉनिटरिंग स्टेशन वार्निंग प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर डिजास्टर हाई एल्टीट्यूड ग्लेशियर कोलैप्स से स्टार्ट होता है तो सिचुएशन कंप्लीटली डिफरेंट हो सकती है। कोलैप्स एक रिमोट माउंटेन लोकेशन पर हो सकता है जहां कोई ह्यूमन ऑब्जर्वर नहीं होता। अगर डेब्रिस और वाटर रैपिडली डाउन स्ट्रीम मूव करे तो कम्युनिटीज के पास इवैक्यूएशन के लिए बहुत कम टाइम हो सकता है। कभी कभी आवर्स नहीं, सिर्फ मिनट्स मिलते हैं। इसीलिए फ्यूचर हिमालय डिजास्टर मॉनिटरिंग सिर्फ रेनफॉल मॉनिटरिंग तक लिमिटेड नहीं रह सकती। ह्यूमन ग्लेशियर स्लोप्स, रिवर और सिस्मिक एक्टिविटी को एक इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम के रूप में देखना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल में से एक है, क्या क्लाइमेट चेंज ने इस डिजास्टर को कॉज किया? इसका ऑनेस्ट साइंटिफिक आंसर है कि अभी हम इस स्पेसिफिक इवेंट को डायरेक्टली क्लाइमेट चेंज के नाम पर ब्लेम नहीं कर सकते। किसी इंडिविजुअल ग्लेशियर कोलैप्स को क्लाइमेट चेंज से डायरेक्टली एट्रीब्यूट करने के लिए डिटेल्ड लॉन्ग टर्म ग्लेशियर ऑब्जर्वेशन, टेम्परेचर रिकॉर्ड्स, स्नो कंडीशन, आइस स्ट्रक्चर, मेल्ट वाटर और स्लोप स्टेबिलिटी को एनालिसिस करना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि क्लाइमेट चेंज का हिमालय हैजार्ड्स से कोई रिलेशन नहीं है। हिमालय क्राइसोफियर्स रैपिडली चेंज हो रही है, ग्लेशियर मास लूज कर रहे हैं, स्नो कंडीशन चेंज हो रही है, हायर एलिवेशन पर गर्माहट हो रही है और परमाफ्रॉस्ट चेंज माउंटेन स्लोप स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। ग्लेशियर रिट्रीट के साथ लैंडस्केप भी चेंज होता है, जहां पहले आइस थी वहां एक्सपोज्ड रॉक आ सकता है, मेल्ट वाटर नए पॉन्ड्स और ग्लेशियर लेक्स क्रिएट हो सकती हैं। चेंजिंग कंडीशन स्लोप की स्टेबिलिटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इसलिए क्लाइमेट चेंज को माउंटेन सिस्टम की बैकग्राउंड कंडीशन मॉडिफाई करने वाले फैक्टर के रूप में समझना बेटर है। लेकिन किसी स्पेसिफिक कोलैप्स का इमीडिएट ट्रिगर क्या था, ये इवेंट स्पेसिफिक एविडेंस से ही डिटरमाइन होगा। आपने ग्लॉफ यानी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड का नाम भी सुना होगा। हिमालय में ग्लॉफ्स एक नोन हजार्ड है। इसमें ग्लेशियर के पास बनी लेक में पानी एक्यूमुलेट होता है और अगर नेचुरल डैम फेल हो जाए तो सडनली इनॉर्मस अमाउंट ऑफ वाटर डाउनस्ट्रीम रिलीज हो सकता है। लेकिन इस पर्टिकुलर इवेंट को भी डायरेक्टली ग्लॉफ कहना प्रीमेच्योर होगा। करंट एविडेंस हाई एल्टीट्यूड आइस रॉक कोलैप्स और पॉसिबल डेब्रिस ब्लॉकेज की तरफ पॉइंट करता है। टेम्परेरी पॉन्ड या लेक बनी हो और उसके ब्रीच ने सर्ज को एम्पलीफाई किया हो, ये पॉसिबल है, लेकिन एग्जैक्ट मैकेनिज्म फील्ड इन्वेस्टिगेशन कंफर्म करेगी। डिजास्टर के तुरंत बाद इंटरनेट पर बहुत सारी एक्सप्लेनेशन सर्कुलेट होती हैं। कोई कहेगा अर्थक्वेक ने ग्लेशियर गिरा दिया, कोई कहेगा क्लाइमेट चेंज की वजह से फ्लड आया
और कोई कहेगा ग्लेशियर लेक बस्ट हुई। इनमें से कुछ एक्सप्लेनेशन साइंटिफिकली पॉसिबल हो सकती हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट रूल याद रखिए, पॉसिबल का मतलब प्रूवन नहीं होता। अभी जो हाई कॉन्फिडेंस पिक्चर सामने आ रही हैं उसमें कैटास्ट्रोफिक फ्लड या डेब्रिस रिच सर्ज हुआ, हैवी रेनफॉल इसका ऑब्वियस इमीडिएट एक्सप्लेनेशन नहीं था। हाई एल्टीट्यूड आइस रॉक या ग्लेशियर कोलैप्स का स्ट्रॉन्ग एविडेंस है और सिस्मिक सिग्नल का लैंडस्लाइड या ग्लेशियल कोलैप्स के कॉन्टेक्स्ट में इंटरप्रेटेड किया गया है। एक पॉसिबल मैकेनिज्म यह है कि कोलैप्स के बाद रिवर टेम्परेरी ऑब्स्ट्रक्ट हुई और सडन रिलीज ने डाउनस्ट्रीम सर्ज को एम्पलीफाई किया। लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ आइस, रॉक और वाटर टेम्परेरी ब्लॉकेज कितनी देर बना, एग्जैक्टली कहां बना और कोलैप्स का इमीडिएट ट्रिगर क्या था, इन क्वेश्चन के आंसर अभी डिटेल इन्वेस्टिगेशन आने के बाद ही मिल सकते हैं। शायद इस डिजास्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन प्रिपेयर्डनेस का है। हमें सिर्फ डिजास्टर के बाद रेस्क्यू कैपेबिलिटी इंप्रूव नहीं करनी, बल्कि डिजास्टर से पहले मॉनिटरिंग और वार्निंग सिस्टम को इंप्रूव करना होगा। सैटेलाइट इमेजरी को रियल टाइम रिवर गॉजेस के साथ कनेक्ट करना होगा। सिस्मिक मॉनिटरिंग को ग्लेशियर और लैंडस्लाइड डिटेक्शन के साथ इंटीग्रेट करना होगा। हाई रिस्क वैलीज में इवैक्यूएशन प्लान्स होने चाहिए और साइंटिफिक वार्निंग को रैपिडली डाउन स्ट्रीम कम्युनिटीज तक पहुंचाना होगा, क्योंकि ऐसे इवेंट्स में वार्निंग के लिए शायद आवर्स ना मिले, कभी कभी सिर्फ मिनट मिलते हैं और कुछ मिनट ही लाइफ और डेथ के बीच का डिफरेंस हो सकते हैं। 26 अगस्त की इस ट्रेजिक इवेंट में जिन लोगों ने अपनी जान खोई उनके फैमिलीज के प्रति हमारी डीपेस्ट कंडोलेंस है। जो लोग अभी भी मिसिंग हैं उनके लिए रेस्क्यू टीम और लोकल अथॉरिटीज सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। एग्जैक्ट साइंटिफिक स्टोरी अभी डेवलप हो रही है। आने वाले डेज में सैटेलाइट डेटा, फील्ड सर्वे और सिस्मिक एनालिसिस हमें इस इवेंट की और क्लियर पिक्चर देंगे। लेकिन अभी तक जो पिक्चर सामने आती है वो हिमालय की इनक्रेडिबल पावर और कॉम्प्लेक्सिटी दोनों को दिखाती है। ये सिर्फ एक फ्लड नहीं था, ये ग्लेशियर, रॉक, रिवर, सेडिमेंट और स्टीप माउंटेन टोपोग्राफी के इंटरेक्शन से बना एक कास्ट काटिंग डिजास्टर हो सकता है। और शायद हमें हिमालय को देखने का अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना होगा। ये सिर्फ ब्यूटीफुल माउंटेन नहीं है, ये डायनेमिक जियोलॉजिकल सिस्टम है। ग्लेशियर मूव करते हैं, स्लो स्पेल करते हैं, रिवर लैंडस्केप को कॉन्स्टेंटली रिशेप करती है और क्लाइमेट चेंज ही इस सिस्टम की बैकग्राउंड कंडीशन को मॉडिफाई कर रहा है। इसलिए जब नेक्स्ट टाइम आप किसी हिमालयन ग्लेशियर को देखिए तो सिर्फ उसकी ब्यूटी मत देखिए, उसके पीछे का जियोलॉजिकल सिस्टम भी समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हिमालय स्टैटिक नहीं है, हिमालय एक लिविंग डायनेमिक जियोलॉजिकल सिस्टम है। अगर आपको ये साइंटिफिक ब्रेकडाउन यूजफुल लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि नेचुरल डिजास्टर को सिर्फ सेंसेशनल फुटेज के थ्रू देखना इनफ नहीं है। हमें ये समझना भी जरूरी है कि नेचर में ये प्रोसेसेस एक्चुअली कैसे वर्क करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।